हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम बड़ा कमाल का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर पिछली वाली वीडियो में देखा हो तो वहाँ तक जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे यहाँ हम हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर समझो कि क्या क्या फेनोमेना है। लॉ तो जिसने दिया उसके नाम पे आया है। सबसे पहले समझो कि बात हो क्या रही थी। तो जो बात तो मेन हो रही थी वो हो रही थी किसका? लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन की कैसी लिक्विड सॉल्यूशन की? कि गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन, जिसमें से लिक्विड था सॉल्वेंट और गैस थी क्या? सॉल्यूट। जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में पाया जाता है उसे सॉलिड बोलते हैं। इतनी बात हो रही थी। और एक है हम कौन सा इफेक्ट देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ऑन सॉल्युबिलिटी कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे, किसी सॉल्यूशन का प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी में क्या चेंज आएगा। यही पढ़ने वाले। बड़ा कमाल का टॉपिक है यार, क्योंकि जो तुम्हारे जो कोका कोला पीते हो जितने, जिसमें झाग निकलता है ना, इसी पे पूरा बेस्ड है। और बताएंगे आखिर कहाँ से क्या रिलेशन है। बहुत एंड तक देखोगे ना, रियली मज़ा आएगा यार। देखो, सबसे पहले आखिरकार हम जनरल सी बात करते हैं। हेनरी लॉक बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं कि नेचर में आखिरकार होता क्या है। क्योंकि इसी चीज़ को हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे और तीनों देखना वैलिड होंगे। जैसे मान लो एक गैस है, एक कंटेनर है, यहाँ भरा हुआ है लिक्विड। यहाँ भरा हुआ है लिक्विड, और यहाँ मान लो कोई एयर है, एयर के पार्टिकल्स हैं। देखो बेटा, अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि पार्टिकल्स के लेवल पे सोची जाती है यहाँ, एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब देखो, यहाँ से ऊपर से क्लोज्ड है। हम मान लेते हैं कि ए है क्या? वाटर है। और ये क्या है? ए है O2 गैस। सिर्फ O2 गैस ले रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि तुम जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे उतने ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स इस वाटर में मिक्स होते जाएंगे। वाटर, एयर के ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स वाटर में आना मतलब इस गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो नेचर में हमें क्या देखने को मिला? नेचर में हमें देखने को मिला कि अगर तुम प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है लिक्विड में। बड़ी कमाल की चीज़ थी। इतनी हम लोग सब देख लिए थे। ये तो सबको दिख रहा था। क्या था? इसको तो सबको दिख रहा था। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो इसको एक फिगर और बना देते हैं। जैसे मान लो वही गैस है, ये लिक्विड यहीं तक भरा हुआ है। जब इसको हम और कंप्रेस कर देंगे, क्या कर देंगे? जब इसको कंप्रेस कर देंगे, जो मॉलिक्यूल जितनी थी ना, तो और कंप्रेस होकर इसमें मिक्स होने लगेंगे। इतना तो देखो बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। हेनरी लॉक पे तो हम बाद में पहुंचेंगे, इतना समझ लिया है। अब एक तुम्हें बेसिक और बता दें कि गैस और लिक्विड से मिला के एक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। इतनी बेसिक बात तो मुझे, इतने तो तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, यहाँ गैस क्या है? यहाँ गैस सॉल्यूट है। और लिक्विड क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट है। और इससे जो बनता है वो सॉल्यूशन बनता है। और ये रिएक्शंस होती है ना बेटा, ये होती एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब है कि इसमें से हीट होगी रिलीज। तो हमने क्या जाना है कि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, हीट उसमें होती रिलीज। देखो, और ये जो साइन होता है वो होता है इक्विलिब्रियम का। इतना समझ लेते हैं, इस तरीके से होती है। अब ये रिएक्शन ऐसा थोड़ी होता है कि अलग अलग कंटेनर में होता है, कि रिएक्टेंट अलग में होता है, प्रोडक्ट अलग में होता है। कहानी होती है कुछ ऐसी कि मान लो एक ही कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है। यहाँ तक अगर पानी भरा हुआ है तो बाकी जगह में एयर होगी। क्या होगी? बाकी जगह में एयर होगी। हमने क्या जाना है? गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन।
अब इस पे अप्लाई करते हैं हम ली चार्टली प्रिंसिपल। देखो, मैं हमेशा इतनी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि बेटा एक बार ली चार्टली प्रिंसिपल देख लेना, क्योंकि जो तुम्हारे दिमाग में जो डाउट्स आएंगे आ रहे होंगे ली चार्टली प्रिंसिपल, वो सब ली चार्टली की वजह से ही आएंगे। तो ली चार्टली बाय केपी सिंह सर्च करना, ये टॉपिक तुम्हें बड़े आसानी से ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। इतना किया है, ये सिस्टम तो है पूरा एक ही है। हम क्या करते हैं कि इस सिस्टम पे प्रेशर करते हैं इंक्रीज। क्या किया? प्रेशर इंक्रीज किया है। तो ली चार्टली कहता है कि जो तुम चेंजेस ला रहे हो, रिएक्शन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो, सिर्फ यहाँ गैस है और गैस की वजह से ही प्रेशर होता है। ये तो सॉल्वेंट है, तो लिक्विड, इसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं होने वाला है, और ये भी लिक्विड, इसकी वजह से भी कोई प्रेशर नहीं होने वाला गैस का। तो इसका मतलब सिर्फ ये गैस है, यहाँ प्रेशर है, ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। तो इस सिस्टम पे जब तुम प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी क्या? फॉरवर्ड। क्या हो जाएगी? रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड। रिएक्शन फॉरवर्ड का होने का मतलब होता है कि इन दोनों की मिक्सिंग हो जाएगी और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये होता है मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो हमने ली चार्टली से भी देख लिया कि आखिरकार रिएक्शन इसमें क्या हो रही है, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। देखो, इतनी बात हम लोगों ने समझ ली है। अब इसी चीज़ को हेनरी ने किया ऑब्जर्व। क्या किया है? हेनरी ने किया ऑब्जर्व, और उनने क्या देखा है कि मास ऑफ गैस। अब देखो, मान लो जो भी गैस मिक्स हो रही, कुछ ना कुछ तो मास जो है वो हो रहा है प्रेशर के बराबर, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उन्होंने कहा कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो जो गैस जो है वो ज़्यादा वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व होती जाएगी। देखो, प्रेशर इंक्रीज मतलब होगा जो लिक्विड है ना, अगर आखिरकार इसको कंप्रेस करोगे तो ये जो गैस ही तो प्रेशर इस पे लगाती जाएगी, इस पे लगाती जाएगी। तो हम क्या देखते हैं, देखो ये क्या है? मास डिसॉल्व इन द लिक्विड, और P फॉर क्या है? P है प्रेशर अबव या अबव द सॉल्यूशन। और अगर मान लो एक कंटेनर है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, तो इस सॉल्यूशन के अबव क्या है? सॉल्यूशन के अबव तो गैस ही है ना, तो गैस की वजह से जो प्रेशर लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसी को इन लोगों ने मतलब एक फॉर्मूला दे दी, इसलिए इसका नाम आ गया है कि हेनरी लॉ। देखो, नेचर पहले आई है, फिर ये लॉ आए हैं। अगर तुम्हें नेचर समझ में आती है तो तुम लॉ बहुत अच्छे से समझ लोगे। आखिरकार फिर इसकी एप्लीकेशन दिखाएंगे कहाँ कहाँ है, लेकिन क्या करते हैं उससे पहले कि हम सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी? हेनरी लॉ की। तो लिखो हेनरी लॉ। तो हम क्या देखते हैं कि ये रही हमारे पास सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन। जो भी हमने बका है वही इसमें है लिखा है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं? मैथमेटिकली क्या क्या है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, मतलब प्रेशर के ऊपर। तो सॉरी, ये प्रेजेंस नहीं, ये प्रेशर है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन। तो ये रही सिंपल सी बात। अब तुम एक चीज़ तो जानते होगे कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है, तो एम इक्वल टू क्या हो गया? के पी। कितना मस्त नाम है ना, मास्टर के पी सिंह। क्या है? मास्टर के पी सिंह। अब देखो, इतनी बात हम सब जानते हैं। अब बात आती है यहाँ कि आखिरकार ये क्या है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट।
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि आखिरकार हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है तो उसे बोल देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। या फिर तुम्हारा दिल करे तो इसको बोल दो हेनरी कांस्टेंट। और क्या कर सकते हैं, क्या वो और क्या मन कर सकता है। अभी आगे आगे सब पढ़ेंगे। अब बात आती है कि इस के की वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो के की चीज़ कुछ जैसे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है, क्या आखिरकार कौन सी वाली गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैसी गैस है, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है कि आखिरकार तुमने कौन सा लिक्विड ले रखा है। और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है और डिपेंड करती है यूनिट ऑफ प्रेशर पे। इतनी सी सिंपल सी सस्ती वाली हमने चीज़ें लिख ली हैं कि आखिरकार के की वैल्यू किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। अब हेनरी ने इतना कह दिया है, अब एक डाल्टन भी आए हैं जो तुमने 11th क्लास में इनसे थोड़ी बहुत तुम्हारी मुलाकात हुई होगी पार्शियल प्रेशर में या फिर एटॉमिक थ्योरी में भी हुई होगी। कोई बात नहीं, हुई होगी तो हुई होगी, डरना थोड़ी है। अब देखो, डाल्टन ने इंडिपेंडेंटली कहा कि solubility of a gas in a liquid solution depend upon the partial pressure of the gas। देखो उनने कहा है, डाल्टन ने कहा है कि जो solubility होती है, solubility मतलब होता है कि आखिरकार कोई गैस कितनी लिक्विड में है। अगर देखो गैस की अमाउंट या बोलते हैं सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में अगर बढ़ती जाए तो इसका मतलब है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर हम डायरेक्टली समझें कि सॉल्युबिलिटी मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो मैं सिंपल से बता दूं तुम्हें कि सॉल्युबिलिटी, अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी दिक्कत आ रही है तो तुम्हें इतना समझना है, सॉल्युबिलिटी इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। बस वो हम लोग बाद में जाएंगे, फॉर्मूला अपन को उतने से मतलब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस सॉल्युबिलिटी, जो अब यहाँ सॉल्यूट कौन है, गैस है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब उन्होंने कहा है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है वो जो गैस इस लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है, ये लिक्विड है इसके ऊपर जो प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। अब तुम्हारे दिमाग में खटक रहा होगा कि आखिर पार्शियल प्रेशर क्या होता है। देखो इतना चीज़ समझ लिया कि नहीं। अभी से हम थोड़ा मैथमेटिकल लिख देते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या रखोगे, आखिरकार डाल्टन का एक लॉ लिख लो या फिर सिंपल सा लिख लो कि मोल फ्रैक्शन में हम किस तरीके से बात करने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं, सीधा सिंपल सा सस्ता वाला हमने देख लिया काम। क्या देखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है। इनका कहने का मतलब था, मोल फ्रैक्शन में तो जाएंगे बाद में क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कितनी बातें आ गई होंगी। मोल फ्रैक्शन आ गया होगा कि आखिरकार ये कमबख्त मोल फ्रैक्शन क्या होता है, और एक आ गया होगा आखिरकार पार्शियल प्रेशर क्या होता है। क्योंकि हम जो भी कंटेंट प्रिपेयर करते हैं इस हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग कि 11th क्लास में तुमने कुछ खास नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ा ही नहीं है मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कहते हैं कि आखिरकार इस लॉ ने कहा है कि किसी भी लिक्विड में या फिर सॉल्वेंट में उस गैस की अमाउंट ज़्यादा होगी जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। सिंपल सी बात है। इसको अपन पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ लो कि उन्होंने कह दिया है कि जैसे मान लो ये दो गैसेस हैं, ये लिक्विड है, तो उन्होंने कहा है, किसी को अगर मैथमेटिकली लिखते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब जो गैस जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी उसकी क्वांटिटी लिक्विड में उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो अपने पास दो गैसेस हैं, एक ब्लैक वाली है और एक ब्राउन वाली है। मतलब एक गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, ये रहे गैसेस के मॉलिक्यूल्स। इसके मान लो कि इसका पार्शियल प्रेशर P1 है और जबकि इसका पार्शियल प्रेशर है P2।
देखो सबसे पहले समझते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। देखो पार्शियल प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय सिंगल गैस। मतलब जब कोई एक गैस प्रेशर लगाती है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब एक गैस की वजह से जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे इसको मान लेते हैं अपन O2 और इसको मान लेते हैं हम N2। हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहा, हम जस्ट मान रहे हैं। हम क्या मान लेते हैं कि P2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है P1 से। तो इसका मतलब ये है कि इस लिक्विड में N2 की अमाउंट ज़्यादा होगी देन कंपैरिजन टू O2। इसका कहने का मतलब होता है ये रहा पार्शियल प्रेशर। अब तुम कहो कि भैया आपने बोल तो दिया कि पार्शियल प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हम बताएंगे, घबराओ नहीं। और एक चीज़ बता दें कि टोटल प्रेशर जो बनता है वो पार्शियल प्रेशर की वजह से ही बनता है। जैसे प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 2, प्रेशर एक्सर्टेड बाय 3। जैसे मतलब प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2, प्रेशर एक्सर्टेड बाय N2, प्रेशर एक्सर्टेड बाय CO2। तो जो इससे सबसे मिलकर बनाएगा वो बनेगा P टोटल प्रेशर। अब थोड़ा हल्का फुल्का देखो समझ में तो आना चाहिए यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आ जाना चाहिए, चाहे सस्ता वाला ही आए लेकिन आ जाना चाहिए। देखो इतना है। अब दिमाग में आ रहा है वो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू NRT। P इक्वल टू NRT अपॉन B। ये 11th क्लास का पार्ट है। इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहते तो सर्च करना कि गैसियस बाय KP सिंह। जो भी टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक लिखो और बाय KP सिंह लिख दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक तो तुम्हारे पास ए हो गया है। एक दूसरा होता है जो प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस ए इज इक्वल टू मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए RT और वॉल्यूम। देखो जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लेते हैं हम 8 मीटर क्यूब और इसके अंदर 2 गैसेस हैं। तो इन दोनों गैसेस के लिए हम वॉल्यूम की वैल्यू सेम लेंगे, चाहे कितनी भी गैसेस ने, जितनी भी कंटेनर के अंदर गैसेस होती हैं सबका वॉल्यूम होता है कांस्टेंट। एक बात थोड़ा याद रखना है। अब क्यों होता है, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, समझदार हो तो वही आंसर है कि 11th क्लास का थोड़ा टॉपिक देख लें, क्योंकि डिटेल में वहाँ हम लोगों ने ज़्यादा बात करी है। यहाँ जितना तुम्हारे लिए पर्याप्त हो उतना ही की जा रही है। और एक होता है कि पार्शियल प्रेशर वाई गैस ए इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर। क्या है टोटल प्रेशर, इस बात का भी हम जिक्र करते रहते हैं। तो आखिरकार इतना तुमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसी के ऊपर तो इसमें क्या है कि x जो है वो मोल फ्रैक्शन है। तो हमने कहा कि प्रोपोर्शन एक साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा। अगर k पहले लिए तो यहाँ ले लेंगे हम k डैश p। कन्फर्म। देखो तो p की वैल्यू क्या आई है, p की वैल्यू आई है 1/k डैश x। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये बताते हैं क्या है। P है पार्शियल प्रेशर Y गैस A। मतलब कोई भी, जैसे मान लो इसमें 2 गैसेस थी A एंड B, तो हम जिसकी वजह से निकालते हैं पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है और ये पता है क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। इस तरीके से समझोगे तब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखो ये पूरी कहानी तो हेनरी की है, तो जो भी काम मतलब आखिरकार इम्पोर्टेंस तो हेनरी को देनी पड़ेगी। तो P इक्वल टू क्या आ गया है, इसको अपन को 1/k अच्छा नहीं लग रहा तो हमने लिख लिया इसे KH। अच्छा नहीं लगा अपन ने KH लिख लिया है, तो KH इक्वल टू x। तो इसका कहने का मतलब है, इसका समझो मतलब, इसका कहने का मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन गैस इन द सॉल्यूशन। देखो जो अभी हमने ये लॉ यहाँ पढ़ा था ना, उसका जस्ट अपोजिट उनने ये कह दिया है। उनने जस्ट अपोजिट बात इसकी कह दी है कि उनने कहा है कि जैसे कोई ये कंटेनर है, लिक्विड भरा हुआ है, इसके ऊपर जो गैस है उसी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा जिस गैस की अमाउंट लिक्विड में ज़्यादा है।
सीधी सिंपल सी बात है यार, घुमा घुमा के लगे कहने हैं कि जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है वो गैस, उसका अमाउंट गैस में वाटर में ज़्यादा होगा, या फिर जिसका अमाउंट वाटर में ज़्यादा है उसी का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा सरफेस लिक्विड के ऊपर। सिंपल सी बात है। तो इसी को अपन इसको क्या बोलते थे, इसको बोल देते हैं हम हेनरी कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। तो इसी चीज़ को अगर हम घुमा के लिख दें तो हम लिख लेते हैं, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन, तो मैं और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब यहाँ करते हैं क्वेश्चंस। पहले लॉ लिख लें फिर करते हैं क्वेश्चन। तो इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो वीडियो पॉज करके। ये रही सस्ती सिंपल सी डेफिनेशन। तो इसे क्या कह सकते हैं कि हेनरी लॉ का अल्टरनेट है। देखो अब इतना समझ लिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। हो गया काम। देखो हमने कितना जान लिया है, KH = X। अब किसी के दिमाग में बात खटक रही होगी कि भैया इस K की ज़रा आप यूनिट ही बता दो। तो मैं कहूँगा बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और इसकी यूनिट होती है बार। तो इसकी यूनिट भी तुम क्या ले लो, बार। खुश, मतलब जो तुम प्रेशर की यूनिट लेने वाले होगे वही यूनिट हेनरी लॉ कांस्टेंट की भी होगी। ख़त्म कहानी। ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है यार, काहे परेशान हो। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर भैया दो गैसेस हैं तुम्हारे पास, सिंपल से ले लेते हैं हम, कौन कौन से मान लेते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना कि एट सेम टेम्परेचर पे KH की वैल्यू अलग अलग होती है अगर गैस अलग अलग है। क्योंकि KH की वैल्यू को तुम देखोगे तो ओवरऑल तुम्हें गैस पे डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। अगर गैस अलग है तो K की वैल्यू भी अलग होगी। जैसे देखो हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन के लिए K की वैल्यू जो तुम्हें देखने को मिलेगी ना, वो मिलती है 76.48। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लगभग इतनी ही होती है। और जबकि हाइड्रोजन के लिए होती है वो होती है 69.16। 69.16 ऐसी हर गैसेस के लिए। और दोनों एक ही टेम्परेचर पे 293 पर, कितने पे है, 293 पे। तो इस बात का हमेशा थोड़ा सा देखो ध्यान रखने वाली तो बात है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया एक नाइट्रोजन की ये है और हाइड्रोजन की ये है, जिसकी वैल्यू KH की ज़्यादा उसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब ये है, हम देखते हैं कि जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, उतनी ही कम। क्या होगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की 76 है और हाइड्रोजन की है 69। तो इस बात से है कि अगर लिक्विड लेते हैं हम, वाटर लेते हैं तो, और यहाँ लेते हैं हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन है। हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की KH की वैल्यू ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो इस बात से है कि इसमें इस जो लिक्विड है इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होगी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। क्यों, अब इसे देखते हैं मैथमेटिकली से कि P = KHX। तो इसमें X = क्या हो जाता है, 1/KH/P। देखो किससे हो गया है, KH के। अगर K, देखो इसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, याद रखना। तो अगर मान लो दोनों एक ही प्रेशर पे हैं, देखो क्या देखते हैं कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो X की वैल्यू कम होगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो मुझे उम्मीद है इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, तो और अच्छे से भी तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये रहा NCERT का क्वेश्चन है इस तरीके से। कहाँ से है, NCERT से। बहुत आसान है, घबराना नहीं है। उसमें कहा कि कोई मतलब N2 गैस है, कितने टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पर। कितने पे है, 293 केल्विन पर। और बात बता दें कि इसमें निकालना है कि हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसमें कहा गया है कि मान लो 1 लीटर पानी है, क्या है, 1 लीटर है,
तो तुम्हें इसमें पता लगाना है कि इसमें N2 के मतलब नाइट्रोजन के कितने मोल्स इसमें डिजॉल्व हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और उसमें दिया गया है कि जो नाइट्रोजन है वो पार्शियल प्रेशर कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है 0.987 बार और KH की वैल्यू है 7648 किलो बार। देखो बहुत आसान है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। इस तरीके से अपन समझते हैं। तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ KH की वैल्यू दे रखी है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि P इक्वल टू KH एक्स वाला फॉर्मूला लगने वाला, मतलब कौन सा लगने वाला है, पार्शियल प्रेशर लगने वाला है। तो ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। क्या आखिरकार जो गैस ले रहे हैं जैसे ये क्या है, एंड ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन सॉल्यूशन। पी क्या है, पार्शियल प्रेशर बाय नाइट्रोजन गैस, मतलब जो लिक्विड होगा इसके ऊपर जो प्रेशर लगा रही है उसको बोलेंगे। देखो हमारे पास इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और हम क्या जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कि पार्शियल प्रेशर बाय गैस ए इक्वल टू होता है मोल ऑफ गैस ए अपॉन मोल ऑफ गैस ए प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट ले रहे हो। क्योंकि यहाँ सिंपल से हम बाइनरी ले रहे हैं तो यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पहला कौन है, गैस है, गैस, और यहाँ है मतलब ये देखो, इसका तुम्हें याद होना चाहिए कि जिस चीज़ का भी तुम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो उसकी चीज़ का ऐसा मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, कन्फर्म है। अब इतना हमने जान लिया है, तो हमने क्या देखा कि XN2 इक्वल टू हो जाएगा PN2 अपॉन KH। वैल्यू पुट करो सारी, तो मैं देखो इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है, 0.9877648 इंटू 10⁻3, 1 किलो में दिया है। किलो मतलब होता है 10⁻3 मतलब 1000। तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा वो आएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻5। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। देखो हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इक्वल टू है नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल N2 प्लस नंबर ऑफ मोल H2O, मतलब वाटर है ना। ये तुम्हें निकालने हैं, और नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, देखो इसके मोल मतलब क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। कितने में कहा कि उसने कहा 1 लीटर में, मतलब वेट क्या है 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। तो आंसर जो तुम्हें देखने को मिलेगा उसकी वैल्यू आएगी तुम्हें कहाँ, उसकी वैल्यू आएगी तुम्हें 55.5 X2 हो गई है। अब देखो इसने क्या क्वेश्चन में पहली चीज़ दे दी है, यहाँ तो है, इसको क्वेश्चन में और आसान बनाया गया। उसने कहा है कि जो N2 के मोल्स हैं वो मिली मोल्स हैं। मिली मोल्स मतलब बहुत ही कम है, मिली मोल्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये 55.5 है और मिली मोल्स जानते हो कि इसमें 0.0000 अगर 1 ऐड करेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, करिए मिली मोल्स में तो इसको कर सकते हैं निगलेक्ट। क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट। तो XN2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन 55.5। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा आपने इसको निगलेक्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम किसी के कंपैरिजन निगलेक्शन करते हैं, ना कि अकेला कर देते हैं। तो इसका जो तुम निकालोगे तो नंबर ऑफ हाँ सही है, XN2 अपॉन नंबर ऑफ N2 अपॉन 55.5 कन्फर्म। N2 की वैल्यू तुम्हें निकाल आनी चाहिए कि इसकी वैल्यू तुम्हारे पास पहले से आ गई है कहाँ, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 55.5। सॉल्व करो, आंसर निकालो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। N की वैल्यू पता है कितनी आएगी, 0.716 मिली मोल।
इसका कहने का मतलब समझो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कंटेनर है, ये मान लो 1 लीटर पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर कितना था? पार्शियल प्रेशर था 0.987 बार। तो इसमें 0.716 मिलीमोल 10⁻³ मोल नाइट्रोजन के गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें है। और एक क्वेश्चन तुम्हें तब और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब तुम्हें मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो अगर मोल के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो, 11th क्लास वाली सर्च करो, मोल कॉन्सेप्ट बाय के.पी. सिंह। मोल कॉन्सेप्ट बाय के.पी. सिंह सर्च करोगे, बहुत ही आसान तरीके से मोल कॉन्सेप्ट समझाया, इतनी आसान तरीके से समझाया है कि आज तक तुमने इतने आसान तरीके से नहीं समझा होगा। देखो, तो ऐसे ही क्वेश्चन है, करते रहोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करते रहोगे, जितने क्वेश्चन है करते जाओगे आराम से। देखो, मेन बात होती है कॉन्सेप्ट कि आखिरकार तुम्हें समझ में आना चाहिए कि आखिरकार जो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उस फॉर्मूले का मतलब क्या है। क्या है। अभी सिर्फ इतना ही है, आगे आगे कराएंगे तो एक बहुत बेहतरीन सीरीज़ बनाएंगे, इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। अब देखो, अब हमें देखना है कि जो हेनरी लॉ हमने पढ़ लिया है उसके लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं, कि आखिरकार लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। देखो, पहला लिमिटेशन इसका पता है क्या है? तो ये रहे सस्ते से लिमिटेशन। क्या रहे लिमिटेशन? कि अगर प्रेशर हाई हो जाए तो ये हेनरी लॉ एक्यूरेट नहीं रहता है, लेस एक्यूरेट हो जाता है। और इसकी लिमिटेशन क्या है? कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, कि अगर जब मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जो भी कर रहे हैं कैलकुलेशन, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए। और जो गैस डिज़ोल्व हो रही है वो केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, ना ही उसे डिसोसिएशन करना चाहिए, ना उसे एसोसिएशन करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। मतलब उसे किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं करना चाहिए सॉल्वेंट के साथ। मतलब अगर डिसोसिएट होती है या फिर एसोसिएट होती है या फिर केमिकल रिएक्शन करती है तो ये हेनरी लॉ वैलिड नहीं रहेगा। और दूसरी बात है कि जो गैस डिज़ोल्व हो रही है वो हाईली सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। ये 4 इसके लिमिटेशन हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेशन हर लॉ के होते तो इसकी चार ही हैं। देखो, अब हम क्या देखते हैं, कुछ बात कॉमन देखते हैं। एक अब अच्छी सी इम्पोर्टेंट बात बता दें। देखो, हमने क्या देखा है कि गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन बना रहे थे। हमने क्या देखा यहाँ कि एक रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, कि अगर गैस लिक्विड में मिलाई जाए तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक का रिएक्शन होता है कि अगर इसमें तुम टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो गैस, जो वाटर में गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है उसमें गर्मियों में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, जबकि सर्दियों में ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ लोग देखते होंगे कि कुछ जानवर पानी में रहते हैं और जो भी रहते हैं वो गर्मियों में थोड़ी ऐसा होता है कि मन चलो सन सो के आते बाहर, क्योंकि उसमें वाटर में ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें ऊपर आना पड़ता है। तो अब समझ में आएगा कि आखिर कोई जो पानी में रहने वाले जीव जंतु को गर्मी नहीं लगती है, वो ऊपर इसलिए आते ताकि ऑक्सीजन ले सकें, क्योंकि अमाउंट कम होने लगती है। तो मुझे उम्मीद है कितनी बेसिक सी बात समझ में आ गई होगी कि हमें इतना सा समझा रहे थे कि गर्मियों में जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती हैं ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाती है पानी में। हमने क्या देखा, हेनरी लॉ देख लिया है, लिमिटेशन देख लिया। अब देखेंगे एप्लीकेशन। कि आखिरकार एप्लीकेशन मतलब इसके तुम्हें कहाँ कहाँ यूज देखने को मिलेंगे। एक चीज़ तो मैंने तुम्हें बहुत आसान से बहुत तरीके से बताई थी कि वो तुम्हें नहीं बताई थी कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेट, मतलब जो कोका कोला बनाते हैं, कोक बनाते हैं, उसमें यूज़ होता है। जो तुम्हारे पास जो ऐसे होता है ना, जो मतलब बोतल होती है जो इसके अंदर ऑक्सीजन फिल करता है, हाई प्रेशर पे किया जाता है। और जब हम ढक्कन खोलते हैं ना, अपन के यहाँ नॉर्मल प्रेशर रहता है, ढक्कन खोलते तो वही हाइड्रोजन बाहर आने की कोशिश करती है, इसलिए कुछ झाग बन जाता है। मेन रीज़न इसका है क्योंकि जो कोक लेते हैं, जो भी लेते हैं जिसमें झाग बनता है, उसमें पहले से CO2 डिज़ोल्व होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि पॉइंट बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखो, तो चलो हमने लिख ही लिए। देखो, इसका मतलब होता है जैसे मतलब सोडा ड्रिंक होती हैं,
सोडा ड्रिंक होती हैं, बियर होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं, ढेर सारी जो ड्रिंक होती है इसमें झाग बनता है, तो इसमें इसका यूज़ होता है। और दूसरा यूज़ होता है कि इन डीप सी डाइविंग, जो स्कूबा डाइविंग होती है, मतलब जो समुद्र के तल पे जाते हैं, उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है। अब तुम कहोगे कि इसमें क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है कि आखिरकार जो स्कूबा डाइविंग है उनमें क्या देखने को मिल रहा है, तो देखो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर वहाँ मेंटेन ना किया जाए तो जो मतलब जाता है समुद्र के अंदर उसकी जान भी जा सकती है। अब समझते हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो कहानी इस तरीके की है कि जब जो स्कूबा ड्राइवर डीप में जाते हैं समुद्र के अंदर, तो प्रेशर की वैल्यू हो जाती है इंक्रीज़। इसको याद रखना कि प्रेशर हो जाता है इंक्रीज़। जैसे मान लो स्कूबा ड्राइवर है, इसके ऊपर पीठ पे एक सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में भरी रहती है एयर, मतलब कंप्रेस्ड एयर भरी रहती है, उसमें सब पॉइंट मतलब नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। तो जब ये डीप में चला जाता है तो प्रेशर होता जाता है इंक्रीज़। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। गैस की सॉल्युबिलिटी ऐसे बढ़ती जाएगी, मान लो ये तुम्हारा ब्लड है, ब्लड में नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ती जाएगी, सॉल्युबल मतलब नाइट्रोजन ब्लड में ज़्यादा जाने सॉल्युबल होने लगेगा, तो होने वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्युबल होता गया। जैसे ही क्योंकि और नॉर्मल कंडीशन पे नाइट्रोजन ब्लड में ज़्यादा नहीं घुलता है, तो मतलब जब हाई प्रेशर है तो P=KH, प्रेशर हाई हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब हो कि नाइट्रोजन की अमाउंट ब्लड में ज़्यादा आ गई है, चलो आ गई है। तो जैसे जो डाइव करके अंदर जाते हैं, जब वो ऊपर आते हैं, जैसे जैसे ऊपर आएंगे प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज़ होता है, जो नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, ये ब्लड में से निकलना स्टार्ट होती है। जब ब्लड में से निकलना स्टार्ट होती है तो इनके बन जाते हैं बबल। क्या बन जाते हैं? बबल। तो बबल इतने खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, कभी कभार तो पूरी नसें चौक कर देते हैं। नस चौक होने से इंसान की मौत भी हो सकती है। और तुम खुद जान सकते हो कि ब्लड कहाँ कहाँ ब्रेन में होता है, पूरी बॉडी में अगर कहीं भी एक जगह चौक हो गया इंसान खत्म हो गया है। तो इस तरीके की जो समस्या आती है उसे बोलते हैं हम क्या? द बैंड्स। क्या है? द बैंड। क्योंकि नाइट्रोजन की अमाउंट ब्लड में इंक्रीज होती जाती है। अगर मान लो यहाँ है, मान लो यहाँ नाइट्रोजन की वैल्यू इंक्रीज हो गई, चलो कोई बात नहीं। जब ये ऊपर आएगा तो यही नाइट्रोजन बॉडी में से निकलने की कोशिश करेगा। क्यों निकलने की कोशिश करेगा? कि नॉर्मल में जैसे मान लो यहाँ 10 नंबर डिजॉल्व हो गया है, लेकिन सरफेस पे सिर्फ इसमें 1 डिजॉल्व होती है, ये 9 तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना। जैसे ये इतना अमाउंट जो ज़्यादा बड़ा उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो जो नाइट्रोजन गैस है वो बबल्स के फॉर्म में निकलेगी। और बबल्स के फॉर्म में निकलेगी तो कभी कभार ये ब्लड की जो लाइंस होती है ना पाइप, वो चौक कर देती है। तो इस समस्या को बचने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि उसमें हीलियम भी मिलाते हैं। तो जो सिलेंडर बनाया जाता है तो उस सिलेंडर में याद रखो 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है, 32.1% ऑक्सीजन होता है। ये होती है उस कंपोजिशन, वो जो सिलेंडर होता है उसमें जो एक कंपोजिशन। इस चीज़ को याद रखना, शायद कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। और ब्लड जो ऑक्सीजन तो सही रहता है, ऑक्सीजन की अगर अमाउंट बढ़ती जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो तो मेटाबॉलिज्म के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन नाइट्रोजन की समस्या ज़्यादा दिक्कत करने लगती है, क्योंकि जैसे हम सरफेस पे आते हैं बबल बना देती हैं, और बबल बनाते हैं तो इंसान के लिए घातक हो जाती है। अब देखो, अब बात करते हैं हम हाई अल्टीट्यूड पे। अभी हम गए डीप में। जैसे जैसे मतलब जो लोग पहाड़ नहीं चढ़ते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, तो ऐसी देखने को मिलता है कि यहाँ प्रेशर हो जाता है कम, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है कम, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है कम। अगर किसी इंसान को पर्याप्त मात्रा नहीं मिले ऑक्सीजन की, तो वो मतलब उसे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, मतलब उसे वीकनेस आने लगती है। और ऐसी वीकनेस को हम लोग क्या, मतलब प्रॉपर सोच नहीं सकते, ऐसी वीकनेस को बोलते हैं एनॉक्सिया। एनॉक्सिया जो होती है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। कब होती है? जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और कभी कभार ऐसा तो लोगों की नसें, मतलब नाकों की नसें फट जाती हैं। और चौथा पॉइंट है कि देखो एनॉक्सिया हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या है कि द फंक्शन ऑफ लंग्स। देखो इस पे ज़्यादा, इन दोनों पॉइंट पे ज़्यादा गौर करना।
इन दोनों देखो, ए वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आखिरकार जो झाग निकलता था आज तक नहीं जानते थे क्यों फिल किया जाता है, कैसे फिल किया जाता है। लेकिन इन दोनों पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगर सी डीप में जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है, जब माउंटेन पे जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है। जब डीप में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, जब हम टॉप पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, इंसान को सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी मतलब वो प्रॉपर सोच नहीं पाता है, तो उसकी वजह से उसे मतलब वीकनेस आने लगती है। जब कोई इंसान प्रॉपर सोच नहीं पाएगा तो उसे वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो उसकी वहाँ मौत भी हो सकती है। उस बीमारी को बोलते हैं कि एनोक्सिया, जिसमें प्रॉपर नहीं सोच पाता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।